हेलो स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में गणेश कुमार आपका हिस्ट्री के क्लास में स्वागत करता है। आज जो हमारी क्लास है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश के बारे में बात करेंगे जो लोधी वंश था और ये सैयद वंश के बाद आया था। ठीक है, सैयद वंश का जो अंतिम शासक जो थे अलाउद्दीन आलम शाह, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से गद्दी बहलोल लोधी को दे दी और अपनी पुत्री का विवाह, जो उनकी पुत्री का नाम था आपका बीबी राजी, उससे शादी करके उसने अपने साम्राज्य को बहलोल लोधी को देकर, दिल्ली सल्तनत को देकर के वो मुल्तान चला गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह जो बहलोल लोधी था उसने उसके बाद लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश का स्थापना 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को हुआ। आप लोगों को जैसा पता होगा कि लोधी वंश है क्या आखिर, तो देखिए ये लोधी वंश जो था वो एक्चुअल में मुल्तान, जो आजकल आधुनिक में पाकिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र का एक जनजाति जो था उस समय पश्ते जनजाति थी, उसी के वंशज ये लोग थे। पश्ते जनजाति जो था वो क्या करता था, तो इधर उधर यायावर जीवन व्यतीत करता था। तो पश्ते जनजाति के बाद क्या हुआ कि इसका यदि और इंट्रोडक्शंस देखें तो इसके एक चाचा थे जो सिरहिंद पंजाब के शासक थे, मलिक सुल्तान शाह कहते इनके चाचा थे, और इनकी पुत्री से भी इन्होंने विवाह किया था, जिसके कारण ये इनका दामाद भी थे। ठीक है, तो जब हमारा शाह साहब इनको गद्दी देकर गए तो ये अपनी गद्दी पे जब बैठे तो लोधी वंश का स्थापना किए, और लोधी वंश का स्थापना करने के साथ इन्होंने मुख्य रूप से जो लड़ाई लड़ा वो शक राज्य के साथ लड़ा, और शक के राज्य के साथ लड़ाई लड़के उन्होंने उस क्षेत्र को भी विजित किया, यानी जीता। कह सकते हैं कि ये जो लोधी वंश का जो संस्थापक बहलोल लोधी था वह लगभग लड़ाई युद्ध तो एक ही सिर्फ शक राज्य के साथ ही इसकी लड़ाई हुई, लेकिन इसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को भी अच्छी तरह से अपनाया। अब कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार की नीति को इन्होंने कैसे अच्छी तरह से अपनाया, तो इसका एक सरल सा उदाहरण ले सकते हैं कि जो आधुनिक जौनपुर है आजकल, उसने जौनपुर के क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया और अपने बड़े बेटे को वहां का शासक बनाया। 1486 को, 1486 ईस्वी को बरवक्त को वहां का शासक बनाकर चल दिया। उसके बाद वो वहां से ग्वालियर की ओर मुड़ता है और ग्वालियर की ओर युद्ध क्षेत्र में अपना अभियान करते हुए लौट रहा था अपने दिल्ली सल्तनत की ओर, तो अचानक इसे लू लगी और इसकी मृत्यु जो होती है वो 12 जून 1489 ईस्वी को लू लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब बहलोल लोधी का कोई खास कार्य नहीं था, सिर्फ शक राज्य से लड़े और कुछ साम्राज्य विस्तार किए, लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपके जो उनके गद्दी पे बैठा वो उनका दूसरा बेटा 17 जून 1489 ईस्वी को सिकंदर लोधी गद्दी पे बैठा। इसके बचपन का नाम निजाम खां था, और जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपने आप को सिकंदर शाह की उपाधि धारण की, जिसको हम लोग आजकल सिकंदर शाह लोधी के नाम से जानते हैं। यह लोधी वंश का सबसे कह सकते हैं कि योग्य शासक था, साथ में हिंदू का भी सबसे बड़ा दुश्मन शासक था। ये आपको हमारे जो मंदिर है नगरकोट में, एक ज्वालामुखी मंदिर है, उसकी मृत्यु को इसने था, मृत्यु को इसने तोड़ दिया, और स्टैच्यू को तोड़ने के बाद, मूर्ति को तोड़ने के बाद उस मूर्ति के अंश को इसने, जो आपका कह सकते हैं कसाई थे, उनको मांस तौलने के लिए दे दिया था। यानी ये हिंदुओं के प्रति इसकी नजरिया ठीक नहीं थी। दूसरा बात, जब ये गद्दी पे बैठा तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो 1504 ईस्वी में आगरे की स्थापना की, और 1504 ईस्वी में आगरा स्थापित करके इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा भेजी। जब ये दिल्ली से आगरा अपने आप को राजधानी बना लिया तो इसका मेन काम जो नजर था वो कहाँ था, तो बिहार पर कब्जा करना था, और इस युद्ध में वो बराबर निरंतर रहा और लगभग थोड़ा सा उसको सफलता भी मिल गया था। इसका प्रमुख काम में जो था वो बिहार पर कब्जा करना हो गया। आगरा
शहर की स्थापना करना और अपनी राजधानी आगरा में बनाना, ये इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा जो था कार्य ये था भूमि माप का अंकन के लिए एक मेजरमेंट स्केल बनाना, जिसको कहते हैं वजीरे सिकंदरी पैमाना, जो 30 इंच का स्केलिंग पे काम करता था, 30 इंच। ये अब एक बात आप देखे होंगे कि ये फारसी भाषा में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, जिसके कारण आयुर्वेद के ग्रंथ को भी इसने फारसी में अनुवाद कराया था। जो बराबर क्वेश्चन आता है वो था, उसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। इसने अपने शासनकाल में, जो आप देखे होंगे लोग खास करके सुन्नी लोग क्या करते हैं, तो आपको तजिया निकालते हैं मुहर्रम के बाद, तो ये इसने क्या किया था, तो इसने तजिया को भी तजिया निकालने पे बैन कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि तजिया के द्वारा क्या हो सकता है, तो राज्य दोष या कई तरह की झगड़ाएं होती हैं, इसलिए इसने तजिया को रोक दिया। और साथ में स्त्रियों को मस्जिद में जाने पे, मुस्लिम स्त्रियों को मस्जिद में जाने पे रोक लगा दिया था। यहां से इसकी जो नजर आती है वो नजर आती है कि भाई ये देश का भावना भी स्त्रियों के साथ रखता था, जिसके कारण कड़े कानून बनाया इसने। उसके बाद अचानक इसकी क्या स्थिति होती है, तो इसका कह सकते हैं कि साम्राज्य तो ठीक था, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक तो ऐसे बहलोल लोदी रहे थे, लगभग 38 वर्ष दिल्ली सल्तनत में। आज तक बहलोल लोदी के इतना कोई भी शासन वर्क नहीं किया था। लेकिन सिकंदर लोदी एक आया तो कई तरह का सुधार का कार्य तो भी किया ही, लेकिन जो धर्म विरोधी भावनाएं थी इसमें अच्छी तरह से व्याप्त थी, जिसके कारण आपका डेवलपमेंट इसकी नहीं हुई और ये अपने आप को ज्यादा आगे की ओर नहीं ले जा सका। अचानक इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण, यानी कह सकते हैं कि उस समय गला रोग जो होता था वह विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1513 ईस्वी को हो गई। ठीक है, यानी गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1513 ईस्वी को इसका 21 नवंबर 1513 ईस्वी को नहीं कहेंगे, इसको 1517 कहिए, थोड़ा सा गलती। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका छोटा बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठा। इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 ईस्वी को गद्दी पे बैठा। इसमें एक खराबी था कि ये इब्राहिम लोदी वीर था, थोड़ा सा युद्ध नीति भी जानता था, लेकिन सबसे खराबी थी कि ये बहुत ज्यादा उतावला था और तुरंत ही अभद्र व्यवहार कर बैठता था, जिसके कारण यदि हम बात करें कि बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी के पास अपनी यदि बात कर ले तो बहुत ही वह कुशग्र व्यवहार का था, यानी किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जैसे बहलोल लोदी के शासनकाल में यदि उसके राज्य के अन्य जो दरबारी होते थे, अन्य जो राज दरबार में सदस्य होते थे, जनरली उनके बैठने के बाद ही ये बैठता था। जैसे होता क्या था कि राजा आए तो सब खड़े हो जाते थे और राजा के बैठने के बाद लोग बैठते थे, लेकिन बहलोल लोदी ने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग हमारे अंग हैं, इसलिए पहले आप लोग बैठिए, उसके बाद हम बैठेंगे। और वो राज दरबार में पहले बैठने के बाद, जितने भी राज दरबारी होते थे उनके बैठने के बाद ही वो खुद बैठता था। इससे पता चलता है कि बहलोल लोदी जितना शांति प्रिय और कुशल शासक था, उतना ही कह सकते हैं कि आपका इब्राहिम लोदी जो था अभद्र व्यवहार का था। इसके अभद्रता के कारण ही इसके चाचा जो थे आलम खां, उन्होंने, और पंजाब का जो दौलत खां शासक था उसने क्या किया, तो आपको बाबर को बुलाया और बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें ये चला गया। यानी कहने का मतलब अभी पूरा यदि हम लोग देखें तो देखें कि लोदी वंश में मात्र 3 शासक हुए थे। पहला थे बहलोल लोदी, दूसरा थे सिकंदर लोदी और तीसरा हुए इब्राहिम लोदी। इसमें सबसे ज्यादा जो समय तक रहने वाला था बहलोल लोदी था और उसने सिर्फ एक काम किया था कि भाई शक राज्य पे विजित किया और उसके बाद बहलोल लोदी ने अपने नीति के आधार पे उसने एक सिक्के चलाए जिसको बहलोल सिक्के कहते हैं। और इस बहलोल सिक्का का खासियत था कि यह मुगल वंश के अकबर काल तक भी ये चलता रहा था। उसके बाद सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी का एक काम तो नजर आया कि इसने पैमाना दिया था। उसके अलावे सिकंदर लोदी के काल में जो उसके गुप्तचर विभाग थे और जो सैन्य प्रणाली थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी, कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक अच्छा था। सिकंदर लोदी ने जो एक तरह का अपना उपनाम भी रखा था, उसका उपनाम था वो था गुलरुखी। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी एक अपना उपमान लिया था
गुलरुखी और साथ में इसने कुतुब मीनार की भी मरम्मत की थी। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि लोधी वंश का इब्राहिम लोधी के बाद बाबर ने जब विजिट कर लिया तो मुगल वंश की स्थापना की, जो लगभग 500 वर्षों तक काम किया था और 500 वर्षों तक शासन किया। आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनके शासनकाल तक, उनके शासनकाल के बाद भी कई छोटे छोटे शासक, छोटे छोटे राज्य में मुगल वंश चला था, यानी 500 साल। यानी कहने का मतलब आपको दिल्ली सल्तनत में हम जो बात किए थे वो बात किए गुलाम वंश, उसके बाद बता दिए थे आपको खिलजी वंश, उसके बाद बताए आपको सैयद वंश के बारे में बात की, उसके बाद लोधी वंश के बारे में बात किए हैं। तो कहने का मतलब कुल 5 वंश इस तरह से चला था। और ये जो काल रहा था वो आपका कह सकते हैं कि 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन हुआ था और 5 छोटे छोटे शासन काल तक रहे थे। और उसमें सबसे ज्यादा जो रहने वाला शासक था वो आपका कौन सा था? तो बहलोल लोधी ने लगभग 38 वर्ष तक शासन किया था। समझ गए बात को? एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। जैसे पहला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई बहलोल लोधी की मृत्यु कैसे हुई, फिर बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की, सिकंदर लोधी ने राजधानी कब दिल्ली से आगरा ले गए, उसके बाद उसका मुख्य अभियान क्या था, उसके बाद भूमाप अंकन का लोधी वंश का कौन शासक भूमाप अंकन कराया था, उसके बाद फरहंगे सिकंदरी फरहंगे सिकंदरी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था आयुर्वेद पुस्तक को, इसकी मृत्यु कैसे होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, उसमें बाबर विजित हुआ और मुगल वंश की शुरुआत हुई। अब मैं आपको अगला वीडियो जो अपलोड करूंगा पूरे 5 का एक स्क्रिप्ट देंगे, आपको एक लुक देंगे, जिसको आप देखने के बाद यदि हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको पोर्टफोलियो पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो से हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक आनंद ऑनलाइन क्लासेज एक ऐसा चैनल है जो आपको A to Z जिस सब्जेक्ट को शुरू करेगा, जिस सब्जेक्ट हमारा चैनल शुरू करेगा उस सब्जेक्ट में A to Z कंप्लीट करेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्ष तक का हम लोगों ने आज लास्ट वीडियो 5 वीडियो में हम लोग अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो पे थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, धन्यवाद।